नमस्ते एंड वेलकम टू डे बाय डे क्लासेस। आपका डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे। ये 12th क्लास के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम लोग करेंगे 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन पेपर, एक सैम्पल पेपर मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में जाके आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस को देखिए और फिर समझिए। जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जो फिगर वाले कोई क्वेश्चन आ रहा है या फिर एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। ठीक है, एक बार देखिए, तसल्ली से आपको देखना, कुछ टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी बात ये भी है कि आप जब भी पॉलिटिकल साइंस के जैसे पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस लगाना होता है। इतना रफ एंड टफ ये पेपर होता नहीं है, सो कॉमन सेंस से ही आधी चीज़ें हो जानी है। तो बस कॉमन सेंस ही लगाना है, वही हम यूज करेंगे। फिर हम आपके साथ में इसको सॉल्व करूँगा। देखिए जरा इस फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं और आपको बताता हूं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कुछ भी है। कहता है द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट्स बिगन इन 2009। कहता है एक मूवमेंट था जिसका नाम था अरब स्प्रिंग, उसे 2009 में शुरू किया गया था। तो लेटर, यही जो ये मूवमेंट था जिसका नाम ये है, उसे 2009 में शुरू किया था। लेटर टर्न इनटू, बाद में वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया। पहले तो शुरू किया गया था मूवमेंट से अरब स्प्रिंग, बाद में उसे किस चीज में कन्वर्ट हो गया। क्या वो सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, रिलीजियस मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में और इकोनॉमिक्स मूवमेंट में, इकोनॉमिक मूवमेंट में। हमेशा याद रख लीजिए कुछ बातों को। जनरली जो मूवमेंट होते हैं बहुत ज्यादा तौर पे वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर पहले शुरू में तो कोई भी चीज होती है अच्छे चीज के लिए होती है, लेकिन बाद में जब लोग उस मूवमेंट से जुड़ते हैं ना, तो लोग उसमें अपनी इच्छाएं डाल देते हैं, अपना भला सोचने लग जाते हैं, अपना फायदा सोचने लग जाते हैं। तो जब भी कोई अपना फायदा सोचने लग जाता है तो वो मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली जो मूवमेंट शुरू में अच्छाई के लिए शुरू होते हैं, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट में। आपको पता है अन्ना हजारे ने किया था मूवमेंट, फिर उससे आम आदमी पार्टी निकल गई। तो क्या हो गया, किसी करप्शन के लिए शुरू किया गया था मूवमेंट, बाद में वो पॉलिटिकल बन गया। तो जनरली मूवमेंट पॉलिटिकल ही होते हैं, इससे आपको सोचना है। तो आंसर विल बी पॉलिटिकल मूवमेंट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने कहा था ना, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करेंगे, बहुत इजी है सर। शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है नेम द सोवियत लीडर। आपको पता है ना, सोवियत पहले हम ये जो रशिया है, यूएसएसआर है, वही होता था सोवियत लीडर। तो कहता है सोवियत लीडर का नाम बताइए, ठीक है, जिसने फेस किया था कॉप इन द ईयर 1991। तो 1991 में किसने, सोवियत का वो लीडर कौन था। तो सर आपको एक ही चीज याद रखना होगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें आपको रटना है। तो द करेक्ट नेम इज मिखाइल, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मिखाइल यही नाम था उनका जिन्होंने ये कॉप फेस किया था। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन सर। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं नहीं जिसे बताया जाए। और सोवियत पता है ना आपको, यूएसएसआर, यूएसएसआर कौन है, जो रशिया के साथ पहले ग्रुप हुआ करते थे, दिस इज कॉल्ड यूएसएसआर। बाद में यूएसएसआर टूट गया तो वो अलग अलग हो गया था, वही होता है सर सोवियत। ठीक है, याद रख लीजिए। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, मिखाइल। ठीक है, अगला सवाल कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द आसियान वेज। ठीक है, आसियान ये ग्रुप होता है, ये कंट्रीज का ग्रुप होता है जो साथ में मिलजुल के कुछ काम के लिए बनाया जाता है। आपको पता है ना, अलग अलग ग्रुप्स है, कोई ब्रिक्स बना रखा है, कोई आसियान बना रखा है, कोई क्वाड बना रखा है। ये ग्रुप होते, कंट्रीज मिलके अपना फायदा देखती हैं उन कंट्रीज के साथ में। ठीक है, अब ये देखिए आसियान का क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, आसियान वेज के लिए क्या है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट, देख लेते हैं। पहला कहता है रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ आसियान मेंबर। तो ये कहता है कि ये आसियान वेज क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनकी लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। या फिर इट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर्स, इट इज अ डिफेंस पॉलिसी। सर आसियान कोई भी डिफेंस पॉलिसी नहीं है, आसियान इज नॉट अ डिफेंस, नॉट अ फिलोसॉफिकल। अब आप बताइए, कुछ भी देश मिलते हैं ना, कहीं कोई भी देश मिले, कोई भी कंट्रीज मिले, तो फिलॉसफी नहीं बात करती, सब अपना फायदा देखते हैं, सब एक नंबर के बेकार लोग हैं, हर कोई अपना फायदा देखता रहता है उसमें। ठीक है, तो वो आपको उम्मीद है कि वो लोग डिफेंस पॉलिसी या फिलोसॉफिकल चीजें पे बात करेंगे,
कभी हो ही नहीं सकता। टाइम का नेता लोगों के पास नो टाइम फॉर गुड थिंग्स, वो उन्होंने बिजी है ना सर, तो डिफेंस की पॉलिसी में भी आसियान मेंबर्स नहीं आते। और लाइफ स्टाइल, हमें किसी के लाइफ स्टाइल से क्या लेना देना है, किसी कंट्रीज के, उससे नहीं डील करता। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर। एक ये इनफॉर्मल एंड एक दूसरे को मदद करने वाला ग्रुप है जो एक दूसरे को मदद करता है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यही है, एक इनफॉर्मल है और कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस होते हैं किसमें, आसियान मेंबर्स में। याद रखिए आसियान मेंबर्स में कितने ग्रुप है ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है सर। आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज दैट रिफ्यूज टू अडॉप्ट द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द यूरोपियन करेंसी यूरो। आप बस दो ही चीज याद रखना, एक चीज है यूरोपियन करेंसी, जो यूरोपियन में जो करेंसी चलती है ना वो यूरो चलती है, याद रखिए। और उससे सिर्फ दो ही कंट्री है जिसने मना कर रखा, वो नन अदर देन सर डेनमार्क एंड स्वीडन, याद रखिए। देखिए ब्रिटेन और फ्रांस में तो सब, ये भी यूएसएसआर, ये भी कनाडा, स्वीडन नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी डेनमार्क एंड स्वीडन। डेनमार्क ही ऐसा स्वीडन ही है जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। किससे रिफ्यूज कर दिया था, यूरो करेंसी अडॉप्ट करने से, याद रखिए। डेनमार्क एंड स्वीडन बोथ आर द वेरी गुड कंट्रीज। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो हमेशा ये बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीजों की सुविधा मिलेंगी। कौन, डेनमार्क एंड स्वीडन, इन्होंने यूरो को करने से मना कर दिया था, अडॉप्ट करने से। यूरो इज द करेंसी ऑफ आ यूरोपियन कंट्रीज, याद रखिए। देखिए सरकार, अगला आ गया हमारा असर्शन एंड रीजनिंग। आपको पता ना असर्शन एंड रीजनिंग में क्या होता है, ये वो पूरा डायरेक्शन दे रखा है कि एक असर्शन दी जाएगी, उसका रीजन भी दिया जाएगा। आपको ए टिक करना है अगर ए एंड बी, बी टिक करना अगर ये होगा, सी टिक करना है अगर ये है, डी टिक करना है ये है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजनिंग में आपके लिए पढ़ता हूँ। देखो फर्स्ट कहता है असर्शन क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। कहता है ना ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज, आपको पता है ना, ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन ऑफ अवॉइडिंग द वायलेंस। हाँ सिंपल सी है ना कि वायलेंस ना हो, एक वायलेंस ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एक्सेप्ट करते हैं। किसकी तरीके से, एज अ मीन ऑफ अवॉइडिंग। तो कॉन्फिडेंस, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक्सेप्ट इसीलिए किया जाता है ताकि वायलेंस ना हो। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक्सेप्ट इसलिए करोगे ताकि वायलेंस ना हो। ये असर्शन है। रीजन क्या देता है इसके पीछे का, कहता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर रिवाइवल्स। ठीक है सरकार। तो कहता है ये उसने ये कहा हुआ है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता क्या, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान जो कंट्रीज होती हैं वो शेयर करती हैं। क्या शेयर करती हैं, आइडिया शेयर करती हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी करके, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है सरकार। अब देखते हैं पहला, अभी आप अगर इसमें देखोगे, पहले में अगर आप इसमें देखोगे ये तो बिल्कुल करेक्ट बात होगी, क्योंकि उसने क्या कह रखा है कि अगर आपको कभी भी वायलेंस को अवॉइड करना है तो डेफिनेटली आप यही करेंगे, क्या करेंगे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को ही अप्रोच करेंगे। तो ए करेक्ट हो जाएगा। बट जो इसका ऑप्शंस है, जो रीजन है इसका ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप मैं पीछे चलूंगा तो ए इज अ करेक्ट। एंड देखना जरा इसके लिए क्या होगा, ए करेक्ट तो दोनों है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ दोनों ट्रू हैं, बट आर इज अ इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर बी। द करेक्ट आंसर विल बी बी। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। की स्टेटमेंट तो दोनों सही है पर रीजन करेक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए इसने ये कहा हुआ है, कहता है सेकंड असर्शन क्या कहता है, असर्शन सेकंड कहता है द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी कम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम द विद इन हर ओन पार्टी। कहता है असर्शन ये कहता है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपको पता है ना, गिर गई थी, वो बड़ा मूवमेंट हुआ था तो उनकी सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी जी की। तो वो यही कह रहा है कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब मूवमेंट हुआ था तब एक्चुअल में मूवमेंट अपोजिशन का नहीं था, एक्चुअल में मूवमेंट उन्हीं के पार्टी ने उनके खिलाफ किया था। ठीक है, उन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों ने ही उनके खिलाफ हो गए थे, ये बात कही हुई है। तो ये हमारा असर्शन है जो तथागत सही है। रीजन क्या कहता है, शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट
अ ग्रुप ऑफ अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द पार्टी। सर ये भी बात करेक्ट है कि अगर उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं को चैलेंज करेंगे, तो रीजन भी यही कह रहा है कि ये जो वहां पे कुछ ग्रुप मतलब कुछ पावरफुल लोग होते थे उन्हीं की पार्टी में जो उनको चैलेंज कर रहे थे। ठीक है सरकार, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट रीजन है ए के लिए। ठीक है सरकार, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर विल बी ए। A will be the correct option. Both दोनों both A and R are true. R is a correct explanation for A. ठीक है, ये 6 का आंसर A होगा। ओके याद, 6 का आंसर A है, 6 का आंसर A है ये। ठीक है, याद रख लीजिए। अगला सवाल, असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा आपको हल्का सा समझना है बस, और कुछ नहीं है। टेररिज्म रेफर्स टू, एक चीज को याद रखिए, टेरर इज द रूट वर्ड ऑफ फियर। मुझे जरा, टेरर का जो मेन रूट वर्ड होता है फियर, फियर का मतलब है टेरर। तो जो टेरर का मतलब फियर है, टेरर का मतलब ये नहीं कि कोई बम फोड़ देगा, नहीं नहीं नहीं, टेरर का ओनली मीनिंग इज कॉल्ड फियर। तो आप समझिए जरा, टेरर किसको रेफर करता है, टेरर रिफर्स अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट, नहीं नहीं नहीं, टेरर का मतलब सिर्फ फियर, सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर। करेक्ट बात है सर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टेरर का मतलब अटैक नहीं होता सर, टेरर का मतलब वायलेंस नहीं है, टेरर का मतलब सिर्फ होता है कि सोसाइटी में एक डर फैला दो, दिस इज कॉल्ड टेरर। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टेररिज्म रेफर टू द क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। ठीक है, वायलेंस के जरिए किसी भी सोसाइटी में जब आप टेरर फियर क्रिएट कर देते हो, दिस इज कॉल्ड टेरर। हाँ या ना, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, एक बार इधर देखिए। अगला है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग इज ट्रू। नीति आयोग के बारे में बात करना। नीति आयोग एक समझिए एक ग्रुप है जिसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रखा गया है। हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उनको रखा गया है। बोले तो जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग तो पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन लोगों को आपको पता ही है, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो इन सब लोगों को रखा गया है उसमें, जो उनका धंधा क्या है, उनका धंधा ये है बैठ के कॉफी पीना है और पैसे खर्च करने सरकार के। और बोलने के लिए उनका काम क्या होता है कि वो लोग एक ही काम करेंगे कि सरकार को एडवाइस दे देंगे। किस चीज के बारे में एडवाइस देंगे, आपको एडवाइस वो इस चीज के लिए देंगे कि आप ये काम कीजिए, इस स्टेटमेंट के बारे में या इस स्टेट के बारे में ये काम कीजिए। वो एडवाइस देते हैं। किसको एडवाइस देते हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं। तो जरा समझ लीजिए इस बात को, आप समझिए। तो नीति आयोग के बारे में कहता है कि स्टेटमेंट करेक्ट बताइए। देखिए, नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, इसे यूनियन गवर्नमेंट कहती है, हमारा सोचने का सभा है जिसमें पॉलिटिशियन और या जो उसके मेंबर लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं, समझते हैं। तो ये एकदम करेक्ट है, नीति आयोग को हम थिंक टैंक बोलते हैं। अगला, नीति आयोग एक्ट अगेंस्ट द टेररिज्म। सर देखिए, नीति आयोग में पॉलिटिशियंस लोग होते हैं। आपको लगता है पॉलिटिशियंस लोग टेररिज्म से भिड़ेंगे? सर ये लोग तो कुछ भी करने के लिए अपने एक सुई ना लगवाएं, ये टेररिज्म से भिड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस कभी टेररिज्म से नहीं भिड़ सकते, इनके बस की नहीं है ना। तो ये तो पक्का गलत हो गया। तो यही कहता है, मतलब ए तो सही है, बी गलत है। थर्ड देखते हैं, नीति आयोग एक्ट एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन फेडरलिज्म। हाँ, नीति आयोग में क्या करते हैं, ये फेडरलिज्म का मतलब समझिए। नीति आयोग का ये भी काम होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना के रखे। ये नहीं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चल रही है, स्टेट अलग। जैसे ममता बनर्जी हैं, वो नाराज हो गई भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से, नहीं तो नाराज हो जाएंगी तो दूरियां बढ़ जाएंगी। एक्चुअली नुकसान मोदी का नहीं है, नुकसान ममता जी का नहीं है, नुकसान किसका, जनता का है। ये लोग तो जनता के पैसे पे मजे ले रहे हैं, जनता को कोई परेशानी तो जनता को होगी ना सर। ये लोग अपने ईगो की लड़ाई लड़ते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट सर, ध्यान से देखिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फेडरलिज्म में क्या होता है, कॉपरेशन लाते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पास पास में रहे। नीति आयोग का ये धंधा है। नीति आयोग डिसाइड मोर रोल फॉर द बिगर स्टेट एंड स्मॉलर रोल फॉर, हाँ, नीति आयोग का ये भी काम होता है कि वो बड़े स्टेट के लिए बड़ा रोल दे, छोटे स्टेट के लिए छोटा रोल दे, है ना। यूपी बड़ा है तो यूपी को कुछ करना चाहिए, है ना, ये बात होती है, ये इस चीज होती है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आंसर गलत कौन सा है, इनकरेक्ट आंसर इज थर्ड, मतलब सेकंड ये गलत है, बाकी सब सही है। तो क्या होगा, वन देखो सेकंड तो गलत है, इसमें सेकंड दिया तो ये भी गलत।
ये भी तो इसमें है ही नहीं, 1/3 एंड 4th, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये सही है। ठीक है, ये नीति आयोग का काम है। नीति आयोग का काम ध्यान से सुन लीजिए, थिंक टैंक है, नीति आयोग कॉपरेशन करता है, नीति आयोग बड़े स्टेट को बड़ा काम, छोटे स्टेट को छोटा काम, हाँ या ना। ठीक है, नीति आयोग कभी भी टेररिज्म से लड़ाई नहीं करता, उनकी बस की नहीं है। नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5 ईयर प्लान। आपको पता है ना हमारे देश में 5 ईयर प्लान चलता है। 5 ईयर प्लान का मतलब आप भी तो कुछ अपनी जिंदगी के लिए सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, इस कॉलेज में पढ़ूंगा, इस लड़की से शादी करूंगा, फिर यहाँ पे जाके रहूंगा, फलाना ढिमकाना, आपने प्लान बनाया अपने लाइफ का। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5-5 साल का प्लान बनाती है कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसी को कहते हैं 5 ईयर प्लान। अब देखिए कहता है सेकंड 5 ईयर प्लान क्या होता है। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? द करेक्ट नेम इज पीसी महाबोलिस। ठीक है, पीसी महानुबोलिस। ठीक है, तो याद कैसे रहेंगे सर? महा आ रहा है तो सर जो महान होगा वही तो सेकंड ईयर प्लान बना सकता है, तो याद रखेंगे ना, महान बोलिस मतलब महान। सेकंड ईयर प्लान बनाने के लिए महान होना पड़ेगा, तो महान बोलिस। ठीक है, पीसी से प्रियंका चोपड़ा नहीं, उनका नाम था सर पीसी महानुबोलिस, याद रखेंगे। अगली बात, ठीक है, तो पीसी महानुबोलिस ने क्या किया था सर? सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था कि हम अगले 5-5 सालों में क्या क्या करने वाले थे। तो आपको याद होना चाहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था और किसके बारे में था। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समझते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है ना, तो हम थोड़ा सा हल्का से अगर आईक्यू कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी मोहब्बत होगी आपको। समझिए जरा, उसने क्या कहता, सेकंड जनरल इलेक्शन, आप खुद ही सोचिए, सेकंड जनरल इलेक्शन तब होगा जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता कुछ। बीबी गिरी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, अब एक कोई बीबी गिरी थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। फिर कहता फोर्थ जनरल इलेक्शन। अब भाई समझिए सर, पहले सेकंड होगा कि फोर्थ होगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले सेकंड होगा उसके बाद फोर्थ होगा। तो आप देखिए 1 के बाद 2 आना चाहिए। 1 के देखो, इसमें 1 के बाद 2 है, ये हो सकता है। इसमें देखिए 1 के बाद देखो, 2 के बाद देखो, यहाँ पे 2 मतलब 3 के बाद फर्स्ट है, तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब फोर्थ पहले थोड़ी ना हुआ होगा फर्स्ट, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो इसे आप 1 मानो, इसे आप 2 मानो, इसे आप 3 मानो, इसे आप 4 मान लो, है ना, ऐसे डिजिट्स में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने सिर्फ ये देखा, कॉमन सेंस मेरी ये कहती है कि फोर्थ इलेक्शन बाद में होगा, सेकंड इलेक्शन पहले होगा। तो इसने तो फोर्थ पहले दे दिया, सेकंड बाद में दिया है ना, देखो ना, इसने थर्ड को पहले लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। सी को पकड़ो, सी कहता है मतलब इसमें देखो पहला पहले हुआ है और थर्ड बाद में हुआ है, ये भी हो सकता है। नौ फोर्थ देखो इसमें क्या, थर्ड पहले दे दिया उन्होंने, थर्ड जबकि बाद में हो जाएगा, ये गलत। कॉमन सेंस से मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो भी मैंने यहां तक पहुंच गया कि इन्हीं दोनों में से मोहब्बत है। ठीक है, अब आप समझिए जरा, आप समझिए। दूसरी बात उसने ये कही हुई है कि बीबी गिरी एक प्रेसिडेंट बन गए, और कहता है कांग्रेस सीपीआई अलायंस वॉन्स मैनी सीट इन अ जनरल इलेक्शन। इसका मतलब है इसमें अलायंस की गई है किसी के साथ में। अलायंस तभी हो सकती है ना जब पहले कांग्रेस अकेले कभी कुछ कर चुकी होगी, उसके बाद अलायंस हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है जरा। तो आप देखो जरा, पहले में आते हैं, पहले में पहला आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर बीबी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, एंड उसके बाद कांग्रेस इसके साथ मिल जाएगी। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुझे कैसे पता चला? देखो, सीपीआई अलायंस वांट्स मैनी सीट इन अ जनरल इलेक्शंस कोर्ट्स। ठीक है सरकार, देखो कैसे, पहले पहला इलेक्शन हुआ, मतलब पहले सेकंड इलेक्शन हुआ, फिर फोर्थ हुआ, फिर बीबी प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? अलायंस किया था। ये याद रखिए, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, जरा देखें, कहता है नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड किसने घोषित कर दिया था? उस देवता इंसान का नाम सिर्फ और कुछ नहीं हो सकता सर, उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा। याद कैसे रखेंगे सर? जगमोहन लाल सिन्हा। जग से जगत, जो जगत का लाल होगा वही पावरफुल होगा, वही इंदिरा गांधी जैसे लोगों का इलेक्शन इनवैलिड कर दे। ये बहुत बड़ी बात है, पॉलिटिशियंस लोग सहते नहीं ऐसी कोई बात कि आप उनके साथ कुछ ऐसा कर दे। करके देखिए, आप अपने एमएलए को कुछ फालतू बोल के देखिए, घर तक आ जाएगा बाबूजी। ठीक है सर, इधर देखिए, तो उनका वो बहुत लाल थे ना, वो जगत के लाल थे, इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन इनवैलिड कर दिया, खत्म खल्लास। ठीक है, जगमोहन लाल सिन्हा। आगे देखिए जरा, कहता है फाइंड द ऑड वन आउट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। सर इसमें से बताना है आपको
कि फाइंड ऑड वन आउट, मतलब ये जो इमरजेंसी के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, इसमें से आपको एक ऑड चुनना है। ठीक है, गुजरात का मूवमेंट इमरजेंसी से लेना देना है, द रेलवे स्ट्राइक इमरजेंसी से लेना देना है, कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन इमरजेंसी से लेना देना है। आपको पता ना हमारे देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है सुरेश। तो कहता है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जिससे इमरजेंसी से लेना देना नहीं है। ठीक है सर, तो इसमें से इमरजेंसी देखिए, नक्सलाइट मूवमेंट, जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद का इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, किसका? नक्सलवाद का। तो याद रख ले, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑड है, बाकी सब चीजें सब देखो, टोटल रेवोल्यूशन भी सही है, वो इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी से पहले किया गया था तभी, और ये रेलवे का भी सही है, इमरजेंसी से लेना देना है, गुजरात मूवमेंट का भी है, पर नक्सलाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने ऑड बोला था, इसलिए मैंने ऑड को चुन लिया। यही मेरा आंसर है, हाँ या ना। देखिए, आपके पेपर में 12 ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज में आएंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। इट्स कॉल्ड सेक्शन सी, हाँ या ना। देखिए सेक्शन सी में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे देखी होगी, पंचायत आएगी। पंचायत को मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ, बट आई वांट टू कि मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूं, सो दैट यू कैन गेट द पॉइंट आफ्टर ऑल। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ अ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s, इट बिकम क्लियर दैट द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमिक्स पावर कुड लिमिट अमेरिकास डोमिनेंस। आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर ये बाइपोलर के बारे में बात की गई थी, कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर अल्टरनेटिव सेंटर पॉलिटिक्स हो जाए तो वो अमेरिका के डोमिनेंस को हम रोक सकते हैं, अगर कोई और अल्टरनेटिव पावरफुल चीजें आती हैं तो। दस यूरोपियन यूनियन एंड आसियान एमर्ज एज अ फोर्स टू रिकॉन्स विथ। ठीक है, ब्रिक्स has also emergence as a new center of a power on a world stage. The term BRICS refers to the Brazil, Russia, India, South Africa. कहता है सरकार, पहली लाइन में उसने कहा कि अगर कोई एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है, मिलके अगर एक साथ आता है, तो वो अमेरिका के डोमिनेंसी को भी रोक सकता है। तो उसी में दो ग्रुप के बारे में इसने बताया। पहला ग्रुप है आसियान, जिसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन एंड आसियान एक साथ आए थे। ठीक है, उन्होंने एक फोर्सफुल ग्रुप के साथ आए थे। और दूसरा ग्रुप की बात करता है ब्रिक्स। ब्रिक्स भी एक ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्री है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला, बी स्टैंड फॉर ब्राजील, आर स्टैंड फॉर रशिया, I stand for India, C stand for सर, C stand for डेफिनेटली चाइना होगा, एंड S stand for साउथ अफ्रीका है। ठीक है सरकार, ब्रिक्स के अंदर ये कंट्रीज आती हैं, याद रहेगा। ठीक है, कहता है ये ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज है। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ब्रिक्स आर प्राइमरली टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक्स बेनिफिट। ब्रिक्स क्यों बना था? ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री की मदद कर पाए। क्या क्या चीजें चल रही, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉपरेट करना चाहती है, दैट इज ऑल, ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मदद ले सके। अमंग इट्स मेंबर, बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशंस एंड द म्यूचुअल इक्वालिटी। और क्या करते थे कि ये मेंबर एक दूसरे के कंट्री के बीच में उनके इंटरनल मामलों में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इनके इकोनॉमिक्स के तौर पे मदद करेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे को म्यूचुअल इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, याद रखना ब्रिक्स के मेंबर्स। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ अ ब्रिक्स कंक्लूड इन ब्राजील। और जो 11th कॉन्फ्रेंस थे ब्रिक्स की, वो कहां पे कंक्लूड की गई थी? ब्राजील, 2019 में। 2019 में जो ब्रिक्स की थी, ब्रिक्स की क्या कॉन्फ्रेंस कहां पे कंक्लूड की गई थी सरकार? ब्राजील में किया गया था। ये है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार समझिए। कहता नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर द 11th कॉन्फ्रेंस इन अ ब्रिक्स। कहता है आप उसका नाम बताइए जिसने 11th कॉन्फ्रेंस 2019 में ब्राजील के अंदर चेयर किया था। नेम इज द पर्सन जैकोब जुमा। व्हाट इज द नेम ऑफ अ पर्सन? जैकोब जुमा। जुमा करके इन्होंने क्या कर दिया था सर? इन्होंने कंक्लूड किया, किस चीज को कंक्लूड किया था? कॉन्फ्रेंस। कौन की कॉन्फ्रेंस? ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस। कहां पे? ब्राजील में। कब? 2019 में, हाँ या ना। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट। कहता है इसमें से कौन से ब्रिक्स के बारे में सत्य है? पहला पढ़ लीजिए जरा। कहता है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड, कहता ब्रिक्स वाज फाउंडेड टू द प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू इंप्रूव देयर इक्वालिटी इन अ लाइफ।
देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। कहता है कि पहले साउथ अफ्रीका के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए ब्रिक्स की फाउंडेशन हुई है, फॉर्म किया गया था। या फिर ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी। याद रखिए सरकार, अभी मैंने आपको बताया था ना, एक यहाँ पे टर्म भी आई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहता है ब्रिक्स आर प्राइमरली टू कॉपरेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स करेगा अमंग इट्स मेंबर को बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस। मतलब कि क्या करेगा, कॉपरेट करेंगे, म्यूचुअल इकोनॉमिक्स बेनिफिट देंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच अदर एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, और एक दूसरे की म्यूचुअल इक्वालिटी रखेंगे। ठीक है सर, बस यही है इसका आंसर। तो ब्रिक्स के बारे में इधर देखिए, म्यूचुअल इक्वालिटी की बात करी थी ना, ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। यही स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये गलत है कि भाई साहब ब्रिक्स सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए बना था, ये बात गलत है, याद रखना। ब्रिक्स एस्टेब्लिश टू क्रिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ब्रिक्स से क्या लेना देना भाई, ये गलत है। अगला, द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स ना काठमांडू नेपाल में नहीं। ठीक है सरकार, ये इनकरेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी, ये पैराग्राफ में भी गिवन है, हाँ या ना। कहता है ब्रिक्स टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीकन इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन अ ईयर ऑफ। कहता है कि आप ये बताइए कि ब्रिक्स टर्न इनटू ब्रिक्स, मतलब पहले वो ब्रिक था ना सर, पहले ये ब्रिक था, लेकिन जब हमने साउथ अफ्रीका को रख लिया तो देखो ना, साउथ अफ्रीका को जब रखेंगे तो एस से साउथ अफ्रीका शुरू होता है, इसीलिए उसे हमने ब्रिक्स कहा। पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ब्रिक्स बन गया। तो कहता है ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर। तो साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ तब उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ये आपको बताना है। 2019, 2009, 2010, 2011, कौन से ईयर में हुई थी ये आपको मुझे बताना होगा। तो आप जरा मुझे सोच के बताइए कि कौन से ईयर में इसकी मीटिंग हुई होगी और ये कब पॉसिबल हुआ होगा। ठीक है, अब बता सकते हैं ये कब हुआ होगा, देखते हैं। अभी यहाँ पे बात हुई थी ना, अगर आप पीछे पैराग्राफ में चलेंगे तो आप देख पाएंगे। तो देखना, ये लिखा हुआ कि 2019 में हुई थी। 2019 में क्या हुआ, तो उसकी 11th ब्रिक्स हुई थी ब्राजील के अंदर, लेकिन वो पता साउथ अफ्रीका के बारे में उसने पूछा है। एंड साउथ अफ्रीका के लिए करेक्ट आंसर 2009 जब साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था और उसकी पहली मीटिंग हुई थी कब, 2009 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना 2009। मुझे कैसे पता चला, आप देखो जरा, अगर मान लो मुझे नहीं पता होता, ना ही मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो मैं कैसे करता, जरा एक बार सोच के बताना। हमेशा आंसर वही लाई करता है जो दो ऑप्शन आपस में बहुत करीब हों। देख यहाँ पे 2010, 2011 ऑप्शंस अलग अलग हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 कॉमन है, मोहब्बत यहीं छुपी है, इसी में से टिक करना है आपको। एंड करेक्ट आंसर 2009, हाँ या ना, क्योंकि 9 कॉमन है, हाँ या ना। 2009 विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये देखो जरा, कहता है ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2000, आपको पता ना 2006 में ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो ब्रिक्स कहाँ पे फॉर्म किया गया था, आप बताओ। ब्रिक्स के अंदर जितनी भी कंट्री है, उन कंट्रीज में से सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी है, सबसे पावर कंट्री है रशिया। ठीक है सर, इसीलिए हमने रशिया में इसकी फॉर्मेशन करी थी 2000। कहाँ से, 2006 में। 2006 में इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी सर, नन अदर देन रशिया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, रशिया। तो सी विल बी द माय करेक्ट ऑप्शन। रशिया में ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी 2006 में, हाँ या ना। अगला सरकार कहता है कुछ मैप दिया जाएगा, उसमें तामझाम दे रखा, उसमें आपको नामिंग वोमिंग करनी है। आपको मैप तो पता ही होगा, बोलो तारा। सर ये रहा मैप और ये रहा चीजें हैं जिसमें हम आराम से अब भरेंगे। जरा मैप को आप, हाँ दिख रहा है, मैप को आप तसल्ली से देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप एक एक का मार्किंग यहाँ पे हम करना शुरू कर देने वाले हैं, हाँ या ना। ठीक है सरकार, चलें शुरू करें क्या, ध्यान से देखिए। पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट पढ़िए और मुझे आंसर का बताइए। कहता है द स्टेट वेयर कोलिशन लेड बाय द CPI फॉर्म गवर्नमेंट इन अ
ईयर 1957। याद रखो, सीपीआई को बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। और हमेशा 100 बार बोल चुका हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई मोस्टली तमिल मतलब साउथ इंडिया में ही मिलती है, हाँ या ना। अगर ये साउथ इंडिया में मिलती है तो साउथ इंडिया का ही कोई स्टेट होगा ना सुरेश। और उसने नेमिंग भी दे रखी है, नेमिंग भी दे रखी है, ठीक है सरकार। तो जब नेमिंग दे रखी है तो यहाँ पे 2 स्टेट हो सकते हैं, या तो आपका हो जाएगा क्या, या तो आपका हो जाएगा केरला, या तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि दोनों स्टेट दे रखा ये या ये। तो याद रखियो सीपीआई हमेशा कहाँ पे होती है, केरला में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ पे है, केरला में है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, हाँ या ना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, केरला, केरला। ठीक है सर, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, डीएमके है, डीएमके, ठीक है। द्रविड़ करके कोई पार्टी है डीएमके, याद रखिए तमिलनाडु में है। एमके स्टालिन उनके चीफ मिनिस्टर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का केरला, केरला, केरला। ये रहा सी विल बी द आंसर। अगला सरकार, स्टेट रिलेटेड टू द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप सोच के देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मेरे लाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जितने लोग मुखर्जी होते हैं वो एक ही जगह होते हैं, वेस्ट बंगाल। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से है सरकार, वेस्ट बंगाल। मुझे नहीं पता, फिर भी मैं मोहब्बत कर दूंगा, ठीक है सर। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल, हाँ या ना, बी, ठीक है सरकार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, प्रणब मुखर्जी भी तो थे सर, मुखर्जी, मुखर्जी से मेरे को याद आया। अगला सवाल, स्टेट 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 रिलेटेड टू द कानपुरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है सरकार, कहता है उस स्टेट का नाम बताओ जिससे कर्पूरी ठाकुर, सॉरी सर, कर्पूरी ठाकुर रिलेट करते हैं। हु इम्प्लीमेंटेड, जिन्होंने ही, जिनकी वजह से क्या हुआ, रिजर्वेशन हुआ। किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन हो गया। जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन मिला, किसकी वजह से, कर्पूरी ठाकुर की वजह से। ठाकुर, ये फलाना ढिमकाना, तेली, पता नहीं, गुप्ता, आप सब ये कहाँ पे मिलते, 2 ही 3 जगह सर, यूपी और बिहार। और कहाँ मिलोगे, 2 ही जगह मिलते हैं। या तो इसका आंसर यूपी होगा या फिर बी फॉर बिहार, हाँ या ना। लेकिन आप अपने मैप में देखिए सर, मोहब्बत के सर नेम से ही मोहब्बत है सर, सर नेम से पकड़ लीजिए कौन कहां से बिलोंग करता है, हाँ या ना। देखिए यूपी में तो कोई चीज दे ही नहीं रखी, तो बिहार ही होगा, बिहार का देर का। तो डी विल बी द माय ऑप्शन। ये कहां से बिलोंग करते हैं सर, बिहार से, हाँ या ना। देख रहे हो, नहीं पता मुझे सर, इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं क्या रहता ना, जस्ट कॉमन सेंस। सर मुस्कुराइए, ठीक है, ये कॉमन सेंस की बातें हैं सर, आप समझ जाएंगे। कहां से बिलोंग करते हैं सर, कर्पूरी ठाकुर बिहार से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। अगला है द स्टेट रिलेटेड टू द के कमराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फ्रॉम द स्कूल। सर ये नाम, ये के कमराज, अगर नाम बड़ा सा हो ना, लंबा चौड़ा नाम हो, तभी समझ आना हो तमिलनाडु से भाई, मतलब साउथ इंडिया से है। देखिए उसने ABCD करके आपको मैप में देगा भी। अब जब ए हो गया, सी तो हो गया, केरला का हो गया, ये भी हो गया, ये भी बचा कौन, ए ही बचा। ए कहाँ, तमिलनाडु है सरकार। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा। कहाँ के, कमराज बिलोंग करते थे। उस इंसान का नाम बताइए जिसने मिड डे मील स्कीम शुरू करी थी इंडिया में, के कमराज, ठीक है सरकार। उन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू करी थी, फिर उससे समस्त देश में फैल गए। के कमराज कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। सिंपल है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टेट्स के नाम नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे ना, भाई साहब खुश हो जाऊंगा, हाँ या ना। एक बार देखिए क्या ये हो गया मोहब्बत, आगे चले, हाँ या ना। ठीक है सर, आगे चलता हूँ, आपकी इजाजत है तो मैं आगे चल रहा हूँ। अगला देखिए जल्दी से सर, इसमें भरना था अल्फाबेट ABCD और नेम ऑफ द स्टेट लिख देंगे, ये तो आपको पता ही है ना। ठीक है, अब देख लीजिए सरकार। अब सर ये एक क्वेश्चन, इसको देखिए जरा, ये आपको आपके पेपर में हमेशा एक कार्टून आ जाएगा और कार्टून के बाद में यहाँ पे आपको कुछ पूछा जाएगा। कार्टून जरा देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मिस्टर नेहरू। सर ये रहा नेहरू, ये नेहरू जी हैं, और ये सरकार लिखा है, और ये इंडियन टेरिटरी है। ये इंडियन टेरिटरी को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपको पता है इंडियन टेरिटरी को लेके हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला एक ही बंदा है तो पाकिस्तान में, बट हम उसे इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं। मेन है सर चाइना, ही इज अ पावरफुल कंट्री सर, ये बात तो मानना पड़ेगा आपको। तो वो पावरफुल है चाइना हमसे, इसीलिए उसने कई बारी हमारे ऊपर 2 बारी हमला कर रखा है ना। तो वो नेहरू जी और ये
ये जो चाइना का जो बंदा है, ये दिग्विजय शी जिनपिंग तो नहीं है ना सर? ये फोटो नहीं दिख रही ना, वरना मैं आपको नाम बता देता सर। ये नेहरू जी हैं। और ये दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है ये चाइनीज प्रेसिडेंट होगा। किस समय का? उस समय का चाइनीज प्रेसिडेंट होगा। हाँ या ना सर? तो वही कह रहा कि टेरिटरी को लेके वॉर हो रखी है, तो यही सब चीजें चल रही है। तो ये वो चाइनीज का प्रेसिडेंट है और ये फलाना ढिमकाना है, ठीक है। तो लिखा, लुक एनी अनवांटेड इंसिडेंट ओकर नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इट्स योर, ये सब ठीक है। आपने इसको देख लिया, यहीं से ही सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला कहता है बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्ट इन 90, याद रखिए 1960 का ही वो समय था जब बॉर्डर को डिस्प्यूट होने लगा इंडिया और चाइना में, हाँ या ना? कहता है पंडित नेहरू वॉज हैविंग टॉक विद द काउंटर पार्ट ब्लैंक इन चाइना विच प्रूव फ्यूटाइल। कहता है कि जब डिस्प्यूट शुरू हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में, जब डिस्प्यूट शुरू हो गया तो नेहरू जी ने बात करी थी किससे रिलेटेड की डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए क्या क्या करना है। लेकिन जो उनका बात था उसकी कोई फ्रूटफुल कुछ चीजें नहीं, वो बेकार निकला, फ्यूटाइल निकला। तो उन्होंने किसके साथ बात करी थी? ऑब्वियस सी बात है, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ ही बात करेंगे। और किससे बात करेंगे? ठीक है सरकार, दलाई लामा से बात करेंगे क्या? सर दलाई लामा से बात करके क्या मिलेगा? वो कहाँ है दलाई लामा, कहाँ के हैं सरकार? ही बिलोंग्स टू द, दलाई लामा कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आप बता सकते हैं दलाई लामा बिलोंग्स टू द भूटान, ठीक है सरकार। भूटान पहले ही उन लोगों से परेशान है। किससे परेशान है सर? चाइनीज से परेशान है ना भूटान। उन लोगों के टेरिटरी पे भी इन्होंने काफी क्या था, परेशानी उनको भी है। तो याद आप ये बताइए हमें कि उन्होंने किससे बात किया होगा? दलाई लामा से बात तो करेंगे नहीं। प्रेसिडेंट जिनपिंग से बात करेंगे, वो तो अभी के प्रेसिडेंट हैं। नेहरू जी कब के थे? वो जिनपिंग से क्यों बात करेंगे? तो सोचने वाली बात है, ये भी नहीं है। या तो माओ होगा या तो जाओ होगा। तो सरकार ठीक है, तो आप ये देखिए एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, या तो माओ या तो जाओ। तो सर जाओ तो नहीं हो सकता है, द करेक्ट आंसर इज माओ तशिंग जंग। सर ये पता नहीं क्या लिखा, तशिंग जंग, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज माओ तशिंग जंग। तो माओ तशिंग जंग ही उस समय के एक प्रेसिडेंट थे जिनसे नेहरू जी ने बात करी थी, बट उसका कोई भी फ्रूटफुल या फिर कुछ अच्छी चीज निकल के नहीं आई थी। इट्स फ्यूटाइल हो गया था, बेकार था, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज माओ तशिंग जंग। माओ तशिंग जंग इज द पर्सन प्रेसिडेंट उस समय के चाइना के थे, जब नेहरू जी ने इन्हीं से बात करी थी, पर कोई फायदा निकला नहीं था, ठीक है सरकार। आगे चलें क्या? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द प्लेस, आपको प्लेस का नाम बताना है, इंडियन टेरिटरी में नाम बताना है। वाज ऑक्युपाइड बाय द चाइना इन 1960। याद रखो एक बारी हमारी लड़ाई 1962 में, एक बारी 1962 में हुई और एक बारी 1960 में हुई थी, ठीक है सरकार। 1960 में भी हुई थी, 1962 में भी हो गई थी। 1962 ही एक ऐसा इंसिडेंट था जब चाइना ने हमारी जमीन छीन ली थी, हाँ या ना? तो द 1962 इज द ईयर जब चाइना ने हमसे क्या छीन लिया था सर? अक्षाई चिन्ह छीन लिया था। पहले ये हमारा हुआ करता था, चाइना ने हमसे छीन लिया। नागालैंड थोड़ी ना छीन लिया, वो तो हमारे पास है। बलूचिस्तान नहीं रे, संगाई चिन्ह नहीं रे, अक्षाई चिन्ह अपना था। 1962 में चाइना ने कब्जा लिया है, हाँ या ना? ठीक है सरकार। तो बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, बड़ा दुश्मन चाइना है अभी हमारे लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अक्षाई चिन्ह इज द करेक्ट आंसर, जो 1962 के वॉर में उसने हमसे छीना। कहता है ब्लैंक वाज द डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। अब बताइए इसमें से कौन डिफेंस मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? बताइए सर, क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या बलदेव सिंह थे, या वी.के. कृष्ण मेनन थे, या फिर कैलाश नाथ कंजू थे? आपको बताना है सर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सर, आप देखिए कौन था इसमें से जो डिफेंस मिनिस्टर था? तो जवाहरलाल नेहरू तो सर ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर तो रहे नहीं होंगे, तो पावरफुल आदमी थे ना, प्रेसिडेंट कुछ मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप करके रहे होंगे। बलदेव सिंह भी नहीं थे सरकार। द करेक्ट आंसर है वी.के. कृष्णा मेनन। वी.के. कृष्णा मेनन वाज द फाइनेंस मिनिस्टर जब इंडो चाइना का वॉर शुरू हो गया था। वी.के. कृष्णा मेनन विल बी द करेक्ट आंसर। इंडो चाइना के वॉर में वी.के. कृष्णा मेनन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जब इंडो चाइना का वॉर शुरू हुआ था, हाँ या ना? चलिए आगे। कहता नेम द एग्रीमेंट साइन बिटवीन द इंडो चाइना वॉर इन अप्रैल 29
1954 में जब हमारा इंडो चाइना का वॉर हुआ था तो हमने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था पीस होने के लिए, पीस करने के लिए। ठीक है सरकार, याद रखिए। कहता है नेम द एग्रीमेंट साइन बिटवीन द इंडो चाइना वॉर अप्रैल 29 1954 में कौन सा हुआ था? पीस एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल या तक्षकेंट एग्रीमेंट? सर पीस नहीं, स्टैंड स्टिल नहीं, तक्षकेंट नहीं, द करेक्ट आंसर है पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट ही एक ऐसा एग्रीमेंट था जो इंडो चाइना आपस में हमने साइन किया था कि अब लड़ाई उड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड पंचशील एग्रीमेंट। हाँ या ना एक बार बोल के बताओ मुझे। ठीक है सर, पक्की बात याद रहेगी। इंडो चाइना से रिलेटेड सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। हाँ या ना? पंचशील एग्रीमेंट, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, ठीक है सर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो विजुअली इम्पैक्ट होता है, बट फिर भी मैं आपके करवा देता हूं। इधर देख लीजिए जल्दी जल्दी। इन जनवरी 1969 प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साइन द तक्षकेंट एग्रीमेंट विद, कहता है आप बताइए कि तक्षकेंट एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन किया गया था? एग्रीमेंट किसके लिए? सर आपको याद रखना है, द करेक्ट आंसर इज जनरल आयूब खान। जनरल आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था। जनरल यहान खान नहीं, जनरल मोहम्मद जिया उल हक नहीं, मोहम्मद मूसा खान नहीं, जनरल आयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तक्षकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है सरकार, याद रखिए किसके बीच में? जनरल आयूब खान और तक्षकेंट। ठीक है, और पंचशील एग्रीमेंट किसके? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, याद रखिए। अगला, द फर्स्ट नॉन अलाइड मूवमेंट वाज हेल्ड एट, देखिए सरकार जो सबसे पहला नॉन अलाइड मूवमेंट कहां पे शुरू किया था? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट नॉन अलाइड मूवमेंट जो हमने शुरू किया था वो द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली नहीं, बाकू नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं, बेलग्रेड में। बेलग्रेड इज द प्लेस जहां पे फर्स्ट नॉन अलाइड मूवमेंट हेल्ड हुआ था। नॉन अलाइड मूवमेंट एक ऐसा ग्रुप था हम जिसमें इंडिया था जो किसी के साथ नहीं था, जो हम लोग अकेले थे। ठीक है, ना सोवियत के साथ, ना यूएस मतलब ना यूएसएसआर के साथ, ना अमेरिका के साथ। याद रखे, दिस इज कॉल्ड नॉन अलाइड मूवमेंट। कहाँ पे? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में पहला हुआ था, याद रख ले, कहीं तू कुछ और समझ जा। हाँ या ना? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर इनकरेक्ट। कहता है इंडो चाइना के वॉर के बारे में कुछ बताइए। इंडो चाइना जो 1962 में हुई थी, क्या हुआ था? आपको पता है ना, जब इंडो चाइना वॉर हो गई तो और हम लोगों को लग रहा था कि शायद हम लोग मतलब हारने की कगार पे आ गए, तो हमने कोशिश करी थी किससे? अलग अलग कंट्रीज से भी हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज बोले तो हमने सबसे रशिया से भी हेल्प मांगने का काम किया था, पर रशिया ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया था सर शायद। तो आप देखिए जरा, चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। नहीं सर, उसने तो कंट्रोल तो कर ही दिया था सर, क्रॉस कर दिया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने। सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। सर यही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो यूएसएसआर था, मतलब आपको पता है जब वॉर शुरू हो गई थी तो हमने चाहा कि रशिया हमारी मदद करे, पर रशिया ने हमारी मदद नहीं करी थी, वो न्यूट्रल रह गया। किसके लिए? चाइना के लिए और हमारे लिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो सोवियत यूनियन रिमेन, जो सोवियत यूनियन था ना वो सर कैसा बन के रह गया था? न्यूट्रल रहा था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी सोवियत यूनियन हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, पर सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने चाइना की भी मदद नहीं करी थी और हमारी भी मदद नहीं करी उसने, वो न्यूट्रल बन के रहा है ना। हम चाहते थे कि सोवियत यूनियन हमारी मदद करे, तो याद रखें सी गलत हो जाएगा। द चाइनीज फोर्स डिड नॉट विड्रॉ देयर ट्रूप्स बैक देयर अर्लियर पोजीशन। नहीं, उन्होंने पीछे हट तो गए थे, ये भी गलत है सर। करेक्ट आंसर इज बी कि जब इंडो चाइना का वॉर हुआ 1962 में, सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा। ठीक है, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। यही स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिए। कहता है ऑन विच ग्राउंड डिड इंडिया ग्रांट पॉलिटिकल एसिलम to Dalai Lama and the thousands of Tibetan refugees. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है आपको पता है ना, जब एक बारी कैसी बात है कि तिब्बत में भी जो चाइना चाहता था कि दलाई लामा को भी कैप्चर कर लिया जाए, उनको भी पकड़ लिया जाए, और आज भी चाइना यही चाहता है कि जो तिब्बत है, तिब्बत के बहुत सारा लैंड वो अपने अंदर कब्जा ले। आज भी दलाई लामा उन लोगों के फियर में रहते हैं। तो आपको पता है ना, तो पहले के टाइम पे जब चाइना उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था तो दलाई लामा भाग के इंडिया में आए थे। तो इंडिया में आके जब रुक गए थे, हमने उनको प्रोटेक्शन दी थी। इसी बात से चाइना हमसे भड़का हुआ था।
तो किस बेस पे इंडिया ने दलाई लामा को प्रोटेक्शन दी थी, वो क्या ग्राउंड था? वो ग्राउंड था सर और कुछ और नहीं सर, वो था दलाई लामा वाज नोन एज टिबेटन लीडर, इसलिए नहीं सर। इंडिया ग्रांटेड द पॉलिटिकल एसिलम ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। हाँ सर, हमने इंसानियत के नाते इन दलाई लामा को इंडिया में शरण दी थी, इंडिया में दलाई लामा और उनके थाउजेंड्स फॉलोवर्स को भी। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमने दलाई लामा को यहाँ पे रखा हुआ था। ये सब करेक्ट इनकरेक्ट है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, बस इतनी ही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बहुत तसल्ली से कीजिए, रिलैक्स रहिए, चीजें हो जाएंगी। पर अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं इफ यू वांट, बट आप, मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में।